यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर आज हम क्या कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 13 ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमें करना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वाला टॉपिक। तो मैं ये मिटा क्यों रहा हूं, बोला अरे यार पहले रिकॉर्ड हो गया था 4-5 मिनट का, फिर मैंने जब वहां पे जाया गया कि हाँ यार एक बार फोटो खींच लेता हूँ, फिर मैंने देखा यार ये तो मैक्सिमम ही 11 मिनट का बन सकता है लेक्चर, तो फिर क्या फायदा होता उसका। 11 मिनट में मैं क्या पढ़ाता तुम्हें, इंट्रोडक्शन देता, क्या मतलब क्या हो सकता है 11 मिनट में, बताइए, कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको बंद ही कर दिया वीडियो को, दोबारा से बना रहा हूँ। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को हम आज स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में मेरे ख्याल से आपने ट्रांसलेशन जो है वो प्रॉपर्ली समझ लिया होगा। अब आपने कई सारी चीजें जो है इस चैप्टर में पढ़ ली हैं। आपने ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ से किया था, और आज जब ये चैप्टर खत्म होने की कगार पर है, आज आप ओपेरॉन वगैरह पढ़ लेंगे, लैक ओपेरॉन वगैरह पढ़ लेंगे, आपका एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट ह्यूमन जीनोम वाला वो प्रोजेक्ट बच जाएगा, और एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बचेगी। उसके बाद आपका ये चैप्टर लगभग, कहा ही था मैंने, 15 लेक्चर्स या 16 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, करवा दूंगा मैं कंप्लीट, एंड दैट विल बी ट्रू एज वेल, वो हो ही जाएगा, है ना। और आप देख सकते हैं कि अब फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी मैच करने की कोशिश करूंगा मैं, जो हमारे पिछले लेक्चर्स छूटे थे। अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के, बिना किसी डैश के। डैश में आप भर लेना कुछ भी जो कैरी भरता है ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कोई भी डाउट हो लेक्चर से रिलेटेड, पिछले लेक्चर से रिलेटेड, है ना, वो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अगर फ्यूचर लेक्चर से रिलेटेड है वो मत लिखना। क्यों बोले, फ्यूचर लेक्चर वाला क्यों ना लिखें, फ्यूचर लेक्चर वाला इसलिए ना लिखें क्योंकि हो सकता है कि वो डाउट जब मैं फ्यूचर लेक्चर लूंगा तो तभी उसी में लेक्चर में क्लियर हो जाए, है ना। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की बात अगर हम कर रहे हैं, तो व्हाट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, या कहें तो जीन एक्सप्रेशन क्या है। पहले तो आप मुझे ये बताइए, है क्या नाम है तेरा, इसका नाम बोलो यार, कोई बढ़िया सा नाम बताओ। पिंटू नहीं, पिंटू नहीं यार, बंटू ठीक है, बंटी, हाँ बंटी ठीक है। हे बंटी जी, बंटी जी बताइए जरा सा यहाँ पे नाम इसका क्या होगा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब जीन का एक्सप्रेशन बताइए बंटी जी। बंटी जी, हमें तो ना आता है ये जीन एक्सप्रेशन का है, हमें तो ना पता। अच्छा बंटी जी आपको पता नहीं तो फिर किसको पता होगा। हमने एक्चुअली पिछले लेक्चर देखे नहीं इसलिए हमें पता नहीं, तो मैं बता देता हूँ। नहीं देखे तो जीन एक्सप्रेशन क्या है, आपने देखा कि डीएनए में, क्या देखा, डीएनए में एक जीन है। जीन क्या है, डीएनए का वो सेगमेंट जो कि एक्टिव है। एक्टिव, एक्टिव का क्या मतलब है, जो कि आरएनए बना रहा है। अरे बंटी पढ़ लिया करो, व्हाट इज दिस बिहेवियर, है मुंह उठा के ऐसे बैठ गया है ठस की तरह, बेवकूफ। तो डीएनए से बना जीन, बेवकूफ क्यों बोल रहे हो, एक थप्पड़ पड़ेगा, चुप हो जाओ। डीएनए से बना जीन, और वो जीन क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा, है ना। मैंने मान लिया कि मैंने एमआरएनए वाला जीन लिया, मतलब सिस्ट्रॉन, हाँ सिस्ट्रॉन, ये इसने पढ़ा है, सिस्ट्रॉन इसने पढ़ा है, सिस्ट्रॉन पढ़ के आया है बेचारा। तो वो जीन मतलब जो सिस्ट्रॉन है, डीएनए में सिस्ट्रॉन होगा ना, सिस्ट्रॉन से क्या बनता है, एमआरएनए। मान लिया कि वो जीन है जो एमआरएनए बना रहा है, और एमआरएनए से क्या बनता है, बोलो बंटी, पिछले लेक्चर देखे हो, नहीं देखे कोई बात नहीं, प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन क्या देगा, एक्सप्रेशन देगा। तो हम कह सकते हैं अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन ना हो, है ना, प्रोटीन का फॉर्मेशन ना हो तो एक्सप्रेशन ही ना आएगा। तो हम प्रोटीन के फॉर्मेशन को रेगुलेट करेंगे, तो क्या कह सकते हैं हम, जीन एक्सप्रेशन कैन बी थॉट ऑफ या कैन बी अंडरस्टूड बाय द रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, द रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन बाय ए जीन। अब समझे बंटी, क्या है जीन का एक्सप्रेशन, प्रोटीन। अब तो थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, बाकी जब लेक्चर चलेगा तो समझ आता जाएगा जैसे जैसे। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही अगर आप बीच में जुड़ रहे हैं तो देखना शुरू कर दीजिए, क्या पता कुछ भला हो जाए। वैसे मेरी एडवाइस तो यही है, शुरू से ही देखिएगा। जैसे अब बंटी है, इसको कुछ समझ नहीं आएगा क्या करवा रहा हूं मैं, है ना, समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत तो आ रहा है, बाकी पता नहीं, बाकी नहीं पता तो यहाँ देख ले बदतमीज। एक बार मैं इसकी फोटो क्लिक करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा मुझे आगे क्या बताना है आपको, जैसे ये जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट होगा, ये कहां कहां पे हो सकता है। अब देखना बंटी को होगी तकलीफ, बिकॉज अब कुछ पिछली चीजें आएंगी। पिछली चीजें आएंगी मतलब, जैसे हमने कई सारे प्रोसेसेस पढ़े, किस प्रोसेस में हम इस जीन के एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं होने से। क्या हम ट्रांसक्रिप्शन ही ना होने दें, या ट्रांसलेशन ना होने दें, या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस ना होने दें, ये सब है ना। तो बस यही हमें देखना है, नोट कर लो इसको एक बार, है ना, प्रॉपर वे से। मैं एक बार इसकी फोटो क्लिक करता हूँ, तो ये हिल जाता है पूरा जब हाथ लगाओ इसको हल्का सा, है। हाँ जी बंटी जी, चलिए हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि ये यूकैरियोट्स में कहां कहां हो सकता है।
यूकैरियोट क्या होता है? बंटी पूछ रहा है यूकैरियोट क्या होता है। दो चांटे अपने मुंह पे जड़ लेना बंटी। यूकैरियोट मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है ना। तो देखना, अब ये मत पूछना न्यूक्लियस क्या है, कोई बात नहीं पूछेगा, समझा दिया गया। अब देखना जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कैसे करेंगे यूकैरियोट्स में। अब थोड़ी देर चुप बैठना और सुनते रहना, बदतमीज बोली जा रहा है बीच में। यूकैरियोट्स के केस में कहां पे ये जीन का एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं हम। देखना, मैंने आपको क्या बताया है शुरू से, जब हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे, मतलब लेक्चर जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपने देखा था, चैप्टर स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर बाद, मतलब जब डीएनए पैकेजिंग वगैरह सब पढ़ लिया था आपने, डिस्कवरी वगैरह पढ़ ली थी, जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वर्ल्ड, इस सब के बाद फालतू के टॉपिक्स, मतलब फालतू के टॉपिक्स कहने का मतलब कि वो टॉपिक्स जिनमें मजा नहीं आता इतना, है ना, उनके बाद आपने पढ़ा कि इसके अंदर ऐसा डीएनए होगा जो कि रेप्लिकेट कर सकता है। पर क्या रेप्लिकेशन का जीन एक्सप्रेशन से कोई लेना देना है? नहीं। रेप्लिकेशन का जीन एक्सप्रेशन से कोई लेना देना है बंची? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। सही लगता है ना। अब देखना, इससे बनेगा एमआरएनए, और वो कहां पे बनेगा? ह्यूमंस के केस में या यूकैरियोट के केस में ये बन गया एमआरएनए, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। तो एमआरएनए को बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं बंटी। अभी नहीं पता तो नोट कर लो, है ना। तो ये चेंजेस कहां कहां हो सकते हैं कि हम इससे एमआरएनए बनने ही ना दें? तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे चेंज कर सकते हैं हम। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं कि हम इससे एमआरएनए नहीं बनने देंगे तो प्रोटीन तो क्या ही बनेगा, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे चेंज ले आए, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए पे ही चेंज ले आए, या कहें तो फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए तो बड़ी बात की बात है। एमआरएनए से पहले हमें क्या बनेगा? एचएनआरएनए। हाँ बिल्कुल सही, एचएनआरएनए बनेगा। ये किसने बताया? बुक से देखा ना। हाँ देखो, बुक से देख के बता रहा है बदतमीज। कोई बात नहीं, बुक से देख के बताया, बट बताया तो है। तो फॉर्मेशन ऑफ एचएनआरएनए, या कहें तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हमने इसी को रोक दिया, ये फॉर्म नहीं हो रहा तो आगे क्या प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, एचएनआरएनए से क्या बनता था? उससे आगे देखो लिखा होगा कहीं बुक में। हाँ बोल रहा है एमआरएनए बनता होगा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? दोबारा बोलो, एमआरएनए बनता होगा। सही बात है, सही बात है, एमआरएनए बनता है। तो एमआरएनए बनने को क्या बोलते थे? एचएनआरएनए से एमआरएनए बनने को हम बोलते थे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। बंटी, अगर इन्होंने तुम्हें और मुझे क्रिंज बोला तो तुम क्या करोगे? एक एक को पकड़ पकड़ के पीटेंगे। अच्छा, एक एक को पकड़ पकड़ के पीटोगे? बदतमीज, पहले इधर देख। चलो अब पोस्ट, अब बोलना मत, मुंह बंद रखना, ठीक है। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस का क्या मतलब है कि हमें एमआरएनए मिल गया, है ना। अब एमआरएनए जब मिला, एचएनआरएनए से एमआरएनए मिला, तो वो कहां पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में अगर हमने देखा कि स्प्लाइसिंग वगैरह को रेगुलेट कर दिया हमने, है ना, तो भी एचएनआरएनए से एमआरएनए नहीं बना तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाए ही ना, न्यूक्लियस से बाहर जाए ही ना, बिकॉज सारी मशीनरी जो थी वो न्यूक्लियस के बाहर ही तो थी, तो वो रोक दे हम, उसको क्या बोलते थे हम? ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए फ्रॉम, लिख लो, न्यूक्लियस टू साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। हम इसको रेगुलेट कर लें, ठीक है ना बंटी? हाँ ठीक है, हम इसको रेगुलेट कर लें। या जब मान लिया ये ट्रांसलेट, ये भी हो गया, है ना, चलो मान लिया कि ये यहां से यहां भी आ गया, बट साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ट्रांसलेशन, अगर ट्रांसलेशन के टाइम पे प्रोटीन ना बने तो भी एक्सप्रेशन नहीं आएगा। तो ट्रांसलेशनल लेवल पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं। देख लो क्या क्या रेगुलेट कर सकते हो। हम ये कर सकते हैं, अगर हमें प्रोटीन नहीं चाहिए तो हम क्या क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम ट्रांसक्रिप्शन ही ना होने दें, चलो हो गया। हम ये कर सकते हैं कि हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन ना होने दें, चलो हो गया। हम ये कर सकते हैं कि हम एमआरएनए को बाहर ना भेज पाए, हो गया। हम ये कर सकते हैं कि हम ट्रांसलेशन ना कर पाए, हो गया। फिर तो प्रोटीन का एक्सप्रेशन आ ही गया ना बदतमीज। इधर देखो, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। और ये बात हो गई यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में ये है। अब प्रोकैरियोट्स में कौन से लेवल नहीं होंगे? क्या ये वाला होगा? नहीं, उनमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही। ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ऐसा कुछ होता है क्या उनमें? नहीं होता। उनमें तो एक ही चीज होती है, एक ही कंपार्टमेंट होता है। बिल्कुल सही। ट्रांसलेशनल लेवल यहाँ पे भी हम कर सकते हैं उनमें, बट यू प्रोकैरियोट्स में यही वाला वो ज्यादातर यूज करते हैं। तो आपको प्रोकैरियोट्स में यही वाला पढ़ना है, यूकैरियोट्स में आपको नहीं पढ़ना है ना। यूकैरियोट्स में आपको ये चीज नहीं पढ़नी, इसको नोट कर लिया जाए जल्दी से जल्दी, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे चलने का क्या मतलब? तुम 4 कदम आगे तो पहले आगे फोटो खींचने के लिए। बंटी जाकर ऐसा करो, दीवार के साथ जाकर हाथ खड़े करके खड़ा हो जाओ,
मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? हाथ खड़े करो, हाथ ऊपर और चल जाओ दीवार के साथ, बदतमीज। अच्छा क्या कर दिया? मैंने तो सच ही बोला। सच बोलने की भी सजा होती है आजकल। अब चल पड़ उधर और जल्दी से पनिशमेंट को करना शुरू कर दे। और तुम इधर देखो, नहीं तो तुम्हें भी बोल दूंगा कुछ ना कुछ करने को, ठीक है ना? ये मजाक वगैरह ऐसे थोड़ा सा आपको भी इंगेज रखने के लिए लेक्चर में, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं, इधर देखो अब, है ना? अब ये तो हमने देख लिया कि रेगुलेशन कहाँ कहाँ पे हो सकती है, ठीक है? बट रेगुलेशन की हम कहें तो क्या बेसिस है? बेसिस तो ये है कि हम प्रोटीन को बनने ना दे, है ना? अब एक प्रोटीन बनता है, उसी से एक एक्सप्रेशन आता है ना? एक प्रोटीन है, वही एक एक्सप्रेशन दे रहा है, वही एक रिजल्ट दे रहा है। इसका एक एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, जैसे प्रोकैरियोट्स में एक दिया हुआ है यू ई कोलाई का। ई कोलाई क्या होता है? एस्चरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई। इसने क्या किया? इसमें क्या होता है ना, इसमें एक एंजाइम बनता है या कहें तो एक प्रोटीन बनता है, कौन सा? बीटा गैलेक्टोसिडेस। याद रखना ये नाम, फिर से आगे मैं नहीं बताऊंगा ये फंक्शन इसका, बीटा गैलेक्टोसिडेस। अब अगर इसको मान लो ग्लूकोज वैसे ही मिल गया ई कोलाई को, तो ये वैसे यूज कर लेगा। बट क्या होता है, कई बार ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता, है ना? तो इसने क्या किया, खुद में ही चेंज कर लिया। इसने एक ऐसा मैकेनिज्म वो कर लिया, अपने में डेवलप कर लिया कि अगर इसको लैक्टोज भी मिल जाए तो ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर लेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। आपने अगर बायोमोलिक्यूल्स वाला पढ़ा था, हाँ मैंने तो पढ़ा है, मैं तो था लाइव में, देखो ये था लाइव में। तो अगर आपने वो लाइव में पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है ना? तो अगर मैंने लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना लिया, तो ई कोलाई उस ग्लूकोज को यूज कर सकता है अपने लिए, अपने एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कह लो, या अपने और भी कई सारे प्रोसीजर्स के लिए उसको यूज कर सकता है ना, ग्लूकोज को, है ना? तो बस यही है कि इसको बीटा गैलेक्टोसिडेज की नीड क्या है, व्हाट इज द नीड? अगर ग्लूकोज ना है तो इसने एक ऐसा मैकेनिज्म वो कर लिया कि अगर इसको लैक्टोज भी मिल जाए ग्लूकोज की जगह, तो ये लैक्टोज को ब्रेक कर सकता है कौन सी एंजाइम की मदद से? बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोटीन की मदद से, एंजाइम की मदद से। किस चीज में? गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। और ग्लूकोज से क्या मिल सकता है? इसको एनर्जी मिल सकती है ना? इतना थोड़ी लिखोगे अब आप। फाइनली इसको देखो, ग्लूकोज तो मिल गया, है ना? तो एक प्रोटीन से एक एक्सप्रेशन मिलता है, ये उसका इन्होंने एग्जांपल दे रखा है। अब अगर मान लो इसमें बीटा गैलेक्टोसिडेज ना हो, या ऐसा मान लो कि इसको लैक्टोज से ये निकालने की जरूरत ना पड़े, इसको सीधा सीधा ग्लूकोज मिल जाए, मतलब इसको लैक्टोज को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको लैक्टोज को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या इसको इस प्रोटीन की आवश्यकता होगी? नहीं। तो ये इसको इस प्रोटीन की आवश्यकता ही नहीं है ना? तो ये इस प्रोटीन को बनने ही नहीं देगा। इसी को क्या बोला हमने? रेगुलेशन बोला। इसी को क्या बोला हमने? चिंटू, चिंटू नहीं, क्या नाम था तुम्हारा? बंटी, हाँ। इसी को हमने क्या बोल दिया? रेगुलेशन बोल दिया। हाँ बिल्कुल सही, रेगुलेशन बोल दिया। इसको नोट कर लो और अपने नोट्स में इसको सजा सजा कर लिख लो, लिखना चाहो तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रोटीन का एक्सप्रेशन है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? एनसीईआरटी क्या कह रही है? फिजियोलॉजिकल, केमिकल एंड मेटाबॉलिक एक्सप्रेशंस पे डिपेंड करती है। फिजियोलॉजिकल, केमिकल एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स होते हैं जो जीन के एक्सप्रेशन को या प्रोटीन को रेगुलेट कर सकते हैं, रेगुलेशन में मदद कर सकते हैं। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है ये। जब रीड करेंगे एनसीईआरटी आप देखेंगे, आपका हर एक एनसीईआरटी का पॉइंट मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई छूट जाए गलती से तो कोई बात नहीं ना। क्यों भाई, अगर छूट गया कुछ तो बंटी जी क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, हम तो वो खुद भी रीड करते हैं, हम तो एनसीईआरटी खुद भी रीड करते हैं, है ना? अच्छा, यहाँ पे तो कई लोग ऐसे हैं जो अगर कुछ छूट जाए तो वो तो चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे। अभी ना मेरे को कुछ दिन पहले मतलब हो गए, कई सारे दिन हो गए वैसे तो, हाँ एक आधा हफ्ता, एक डेढ़ हफ्ता तो हो ही गया, मेरे को उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई कमेंट्स की, है ना? बट वो कमेंट मैंने देखे तो मुझे देख के हंसी आई यार कि क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दिस? तो वो मैं आज आपके सामने रीड करूंगा। मुझे याद है कौन से लेक्चर में था, शायद 4th लेक्चर में था इसी चैप्टर के, है ना? तो हम देखो 10 लेक्चर आगे आगे और वो बंदे अभी भी वहीं पे हैं, व्हाट इज दिस? ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अब हम क्या करेंगे, इस जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कैसे करना है ये वाला प्रोसीजर देखेंगे, है ना? और हमें किस में देखना है? प्रोकैरियोट्स में देखना है। तो प्रोकैरियोट्स में इस प्रोसेस को करने के लिए एक मशीनरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओपेरॉन बोलते हैं।
ओपेरॉन। और अगर मैं आपको याद करवाऊं तो प्रोकैरियोट्स में क्या था, मैंने क्या बोला, प्रोकैरियोट्स कौन सा यूज करते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, या ट्रांसक्रिप्शनल ही जो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल है ट्रांसक्रिप्शन उधर ही रेगुलेट करना स्टार्ट करते हैं, उधर ही रेगुलेट करते हैं, है ना। तो ओपेरॉन जो है, या हम ऐसा कहें प्रोकैरियोट्स। अब ये प्रोकैरियोट्स क्या है, अरे भाई प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का उल्टा, अब खुद बता दो क्या है। प्रोकैरियोट्स यूज ट्रांसक्रिप्शनल लेवल मोस्टली, मतलब ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ही रेगुलेशन करने की कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा, है ना। अब क्यों ऐसा, मतलब क्या करेंगे ये उसमें, है देखना। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, प्रोकैरियोट्स में क्या होता था, एक प्रमोटर होगा कोई ना कोई, ऑफ कोर्स वाली बात है। ट्रांसक्रिप्शन याद दिला रहा हूं थोड़ी सी, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ये है टेम्पलेट, ये है कोडिंग। कैसे पता चला आप खुद बताएंगे, अब मैं ये बार बार नहीं बताने बैठा यहाँ पे, है ना। पता नहीं कितने लेक्चर में बताया था, किसी को नहीं आता होगा ये तुम में से, आई गारंटी यू, बिकॉज आप देखते नहीं सारे लेक्चर्स। तू बताओ बंटी, खड़ा हो, स्ट्रेट अप बता इसका आंसर क्या है। ये मैंने कैसे बताया कि ये वाली कोडिंग स्टैंड है और ये वाली टेम्पलेट स्टैंड, मुझे बताया तुमने तो। बंटी ये मजाक का मामला नहीं है। देखो प्रमोटर अगर 5 प्राइम, जिस स्टैंड के 5 प्राइम पे प्रमोटर है वो कोडिंग स्टैंड होती है। फिर बता रहा हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। व्हाट इज दिस यार, तुम रिवाइज करके आते नहीं ऐसे ठस की तरह वैसे बैठ जाओगे बस, हाँ हाँ कुछ तो है कुछ तो है, हाँ ये क्या बोल दिया, हम तो कमेंट करेंगे, गंदा कमेंट करेंगे। आई डोंट केयर, ठीक है ना। तो ये है आपके पास, तो ये प्रमोटर होता था, टर्मिनेटर होता था और स्ट्रक्चरल जीन होती थी। और प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो इनमें पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन होगी, पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन होगी, ऐसे सेगमेंट्स में ब्रेक्ड होगी, पॉलीसिस्ट्रॉन बोलते थे हम, है ना। तो यही है किसकी, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। अब प्रोकैरियोट्स में जो प्रमोटर है वो ऐसा एक सिंगल यूनिट नहीं होती, प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर की एक सिंगल यूनिट नहीं होती, वो कई सारे और फर्दर यूनिट्स में डिवाइडेड होता है ना। प्रमोटर फर्दर हैज मेनी सब यूनिट्स। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, लैक ऑपेरॉन। तो इस पूरी मशीनरी को जो ये रेगुलेशन कर रहा है, द होल मशीनरी इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन इज नोन एज ऑपेरॉन। और ये किसकी बात हो रही है, प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम में ओपेरॉन है, नहीं, हम में ओपेरॉन्स नहीं होते, प्रोकैरियोट्स में होते हैं। और ये कई तरह के आपके पास ओपेरॉन हो सकते हैं। जैसे अब आपको जो पढ़ना है वो है लैक ओपेरॉन, जो भी मैंने आपको बताया ना, लैक्टोज से ब्रेक वाला, वो वाला ओपेरॉन पढ़ना है आपको कि उसको रेगुलेट कर रहा हो, है ना। और वैसे तो कई सारे होते हैं, वैल ओपेरॉन जो वेलिन को वो कर रहा है, ठीक है ना, जो वेलिन की फॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहा है, कई सारे ऐसे हैं, है ना। तो बस अब इसके मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि क्या क्या है, किस किस कौन कौन से सब यूनिट्स हो सकते हैं। एक होता है इसमें, या मतलब जब तभी देख लेंगे जब हम लैक ऑपरेशन करेंगे, बिकॉज अलग अलग हो सकते हैं ना, अलग अलग उसमें ऑपरेशन में, है ना। तो कर लो इसको नोट जल्द से जल्द। एक ऑपरेटर लिख लो, ऑपरेटर तो सब में ही होगा, है ना। लिख लो इसको, नोट करो। आई होप तो आपने इसको नोट कर लिया है, यदि नहीं किया तो जल्दी से जल्दी नोट कर लो, मैंने पिक्चर तो खींच ली है। अब देखना, जब आरएनए पॉलीमरेज आता था, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि हम प्रमोटर को ही क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे हमने प्रमोटर के बारे में बात क्यों की। आरएनए पॉलीमरेज जब आता था, बिकॉज इससे आरएनए बनने को ही ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, तो वो प्रमोटर में कोई सीक्वेंसेज होते थे जिनको वो देखता था, हाँ ये वाली सीक्वेंस है तो मैं इस पे बाइंड कर जाता हूँ, और वो कौन सी सीक्वेंस होती थी, वो ऑपरेटर ही होता था। तो आरएनए पॉलीमरेज एक्चुअली एक प्रमोटर में, प्रोकैरियोट्स में एक ऑपरेटर को ढूंढता है। अगर उसको वो ऑपरेटर मिल जाए, फ्री ऑपरेटर, फ्री खुला ऑपरेटर मिल जाए, है ना, तो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। अगर ऑपरेटर बुक्ड है तो वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाएगा। याद रखनी है ये चीज कि जो ये है ना प्रमोटर, प्रमोटर में एक ऐसे सब यूनिट्स होते हैं कई सारे, है ना। उनमें से एक है ऑपरेटर।
आरएनए पॉलीमरेज इसको ही बाइंड करता था, इसको आइडेंटिफाई करता था। ये मैं लिखवा देता हूं, फोटो तो मैंने क्लिक कर ही ली है। आरएनए पॉलीमरेज recognizes the operator sequence, recognizes the operator sequence, ऑपरेटर के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता था एंड स्टार्ट्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता था। मैं बोल रहा हूं तो अगर आपको ये ना समझ आए मैंने क्या लिखा तो आप लिखते जाना, अगर मैं बोल रहा हूं उसको देख के, उसको सुन के, है ना। तो जो आरएनए पॉलीमरेज से ये ऑपरेटर से ही बाइंड करता था, मतलब ऑपरेटर को रिकॉग्नाइज करता था। इफ ऑपरेटर फ्री, अगर ऑपरेटर खाली है, फ्री है, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवा देगा। सॉरी, इफ ऑपरेटर नॉट फ्री, नॉट फ्री का क्या मतलब है आगे आप लैक ऑपरेंड में समझेंगे, मैं लैक ऑपरेंड की बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है ना। इफ ऑपरेटर नॉट फ्री तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो गई। नोट कर लो इसको, ये चीज मुझे आपको बताने की आवश्यकता थी, जरूरी थी, इसीलिए मैंने बताई है। यदि राइटिंग समझ ना आ रही हो तो आप लिख लेना जैसे मैंने बोला था। हाँ जी बंटी जी, क्या आपने नोट कर लिया? नहीं, मुझे तो राइटिंग समझ नहीं आ रही। राइटिंग समझ नहीं आ रही तो ये लो फिर, ये लो फिर, व्हाट इज दिस? राइटिंग समझ नहीं आ रही तो मैंने क्या कहा, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते लिख। अब लिख दोबारा, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइजेस द ऑपरेटर सीक्वेंस एंड स्टार्ट्स, मैं खुद को तो समझ नहीं आ रही, मुझे क्या आई, एंड स्टार्ट्स ट्रांसक्रिप्शन इफ ऑपरेटर इज फ्री। ऑपरेटर कौन सा? आरएनए सीक्वेंस, आरएनए उसमें होता है ना, प्रमोटर में होता है ना ऑपरेटर। इफ ऑपरेटर इज फ्री ट्रांसक्रिप्शन होगी, ऑपरेटर अगर बुक्ड है यानी कि नॉट फ्री तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। ऑपरेटर के साथ कोई जुड़ा हुआ है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। क्या अब समझ आया और अब तूने नोट कर लिया? हेलो, अब तो कर लिया, मुझे बहुत थप्पड़ नहीं खाने। ओके, हो गए। तो क्या अब आपके पास इसको आगे करने की क्षमता है? क्या आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया? यदि हाँ तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी बंटी जी, क्या कोई क्वेश्चन, क्या कोई सवाल मन में? सवाल तो है पर आप मारोगे तो नहीं? मैं क्यों मारूंगा भाई, जल्दी से पूछ ले। क्या हर एक ऑपरेंड के पास अलग अलग रेगुलेटर होगा? अलग अलग ये होगा रिप्रेशर, रिप्रेशर क्या मतलब अलग अलग ऑपरेटर होगा। हाँ, ऐसे ही हर एक आरएनए प्रमोटर के पास ऑपरेटर जो तुमने बोला, और रिप्रेसर भी होता है। रिप्रेसर मतलब जो ऑपरेटर के साथ जुड़ जाए और आगे बनने ना दे। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी ना, तो ये भी लिख लो। अच्छा तूने याद दिला दी, तो ये तो जान खा जाते। तुमने ये वाला पॉइंट नहीं बताया, तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई। थैंक यू, वेलकम। टीचर को वेलकम बोलेगा, एक लगाऊंगा। थैंक यू, जवाब नहीं देगा, एक लगाऊंगा। तो ईच ऑपरेंड हैज इट्स ओन ऑपरेटर एंड रिप्रेसर। अब हम स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली मैंने गलत तरह से लिख दिया, लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन, इसमें गलत क्या था? सही तो था। अरे भाई, इसको हम स्मॉल से लिखते हैं। लैक ऑपेरॉन स्टार्ट करेंगे। फुल फॉर्म लैक्टोस वाला ऑपेरॉन, जो अभी हमने देखा ना, लैक्टोस को ब्रेक कर रहा है, ये सब देखेंगे, है ना। तो लैक्टोस वाला ऑपेरॉन ऐसा याद रख लो। और ये किस में प्रेजेंट होता है? ई कोलाई में ही प्रेजेंट होता है। ये कई सारे मैंने आपको कहे और भी होते हैं, वेलिन ओपेरॉन, है ना, HIS। देखो और एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं? हिज ओपेरॉन, वैल ओपेरॉन, ये सारे भी हो सकते हैं। बट आपको जो पढ़ना है वो कौन सा है? लैक ओपेरॉन, जो कि लैक्टोस, जिसको लैक्टोस रेगुलेट करेगा। मतलब अगर लैक्टोस है तो एक्सप्रेशन अलग आएगा, अगर लैक्टोस नहीं है तो एक्सप्रेशन अलग आएगा। वो हम देखेंगे कि लैक ओपेरॉन के केस में क्या होता है। समझ आया? हाँ, यहाँ तक तो समझ आया। अगर मैं पूछ लूँ कुछ तो मारोगे तो नहीं? नहीं यार, मैं क्यों मारूंगा। अच्छा, फिर सुबह क्या खाया था? ये कैसा क्वेश्चन है? बदतमीज, पर्सनल क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दूंगा मैं। तुम्हारी उम्र कितनी है? ये कैसा क्वेश्चन है? मैं नहीं बताऊंगा, तुमसे छोटा ही हूं। तुम कौन सी क्लास में हो? अब तो पढ़ भी जाएगी दोबारा से बोला तो। क्या तुमने नीट दी क्या? नीट दे दो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। एक थप्पड़ मारूंगा मैं, मेरी मर्जी में जो मर्जी करूं जीवन में, और क्या पता मैंने दे दिया हो।
तुम्हें भी कह रहा हूं। अब यहां देखो, स्टार्ट करेंगे लैक ओपेरॉन से। तो लैक ओपेरॉन का एक डायग्राम आपकी बुक में दिया होगा, मैं उसी डायग्राम को बनाऊंगा और उसी से आपको समझाऊंगा। देखना ध्यान से, ये क्या है, लैक ओपेरॉन बनाने जा रहा हूं मैं। बनाने की ट्रिक या याद करने की ट्रिक बता रहा हूं पहले तो, ठीक है। इट्स योर बॉय बादशाह नहीं, इट्स योर बॉय सिसोदिया भी नहीं, इट्स योर बॉय पिपोजिया। ओके, तो PIPOZED बोली ये क्या बना दिया, यही है लैक ओपेरॉन, ठीक है ना, जिसमें ये सारा क्या है, प्रमोटर, ये प्रमोटर के सब यूनिट्स हैं बाकी, है ना। और ये है आपके पास स्ट्रक्चरल जीन, जो कि कैसी है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन। अब तू बिल्कुल चुप रहेगा, नहीं तो मैं तेरे मुंह पे टेप लगा दूंगा और तुझे बेड के नीचे बिठा दूंगा। अब इसको कह दो चुप रहेगा। बेड के नीचे कैसे बिठाऊंगा, इतनी तो जगह है, ऐसे पिचका के, तो चुप रहेगा और मुझे पढ़ाने देगा, बिकॉज अब बहुत जरूरी टॉपिक चल रहा है। हेलो, अब तुम भी इधर देखो बदतमीज, इधर देख बदतमीज कहीं का। यहाँ देख, प्रमोटर है और ये स्ट्रक्चरल जीन में कई सारे सिस्ट्रॉन है, ये एक सिस्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा सिस्ट्रॉन, ये तीसरा सिस्ट्रॉन। तो हर एक सिस्ट्रॉन अलग अलग mRNA बनाता है ना। ये हर एक सिस्ट्रॉन का अलग अलग प्रोटीन होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो लैक ओपेरॉन का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक ओपेरॉन। देखना, सबसे पहले मैं आपको ये मतलब समझा देता हूं ZYA का। Z जब अगर मान लो ये दे रहा है प्रोटीन, तो Z का प्रोटीन है, मैं यहां पे प्रोटीन का नाम देख देता हूं, कौन सा प्रोटीन देगा। Z देता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज। Y देता है परमीएज और A देता है ट्रांस एसिटाइलेज। हेलो, क्या ये आपको समझ आ गया। ये तो मैंने जस्ट प्रोटीन्स के नाम बताए जो कि ये देंगे आफ्टर द ट्रांसलेशन, बट क्या इनमें ट्रांसलेशन होगी या नहीं होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, लैक ओपेरॉन, जो कि ये प्रमोटर रीजन पे है, ऑफ कोर्स वाली बात है। तो ये जो है ओ क्या है, ऑपरेटर, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। अगर इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो ये नहीं काम करेगा, अगर कुछ नहीं जुड़ा हुआ तो ये काम करेगा। मतलब तो ये जीन, तो ये जो है ये सारे प्रोटीन्स बनवाएगा। अगर इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, mRNA ही नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से समझा रहा हूं मैं आपको। और ये आई क्या है, क्या इंड्यूसर है ये जो स्टार्ट करवाएगा, नहीं, ये इंड्यूसर नहीं है, इट इज इनहिबिटर। इनहिबिटर स्टार्टिंग में ही आ गया, ऐसे तो एंड में होता था टर्मिनेटर या इनहिबिटर, इसमें स्टार्टिंग में क्यों आ गया। देखना, बात सुनना मेरी ध्यान से। आई जो है ये क्या है, इट इज इनहिबिटर है। आई से इसका नाम क्यों रखा, बिकॉज ये इनहिबिटर है, इनहिबिटर, नॉट इंड्यूसर, इट इज इनहिबिटर। सही लिखा था मैंने, हाँ, ये इंड्यूसर नहीं है, ये इनहिबिटर है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो ये आई है इससे एक mRNA बनता है, ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूं, नॉर्मल मतलब जब लैक्टोस नहीं आया, लैक ओपेरॉन है तो इसका रेगुलेशन कौन करेगा, लैक। अब इसको हम इनहिबिटर भी कहते हैं और आई को हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी जीन भी कहते हैं, रेगुलेटरी जीन, बिकॉज ये इनहिबिट भी कर सकता है और इंड्यूस भी कर सकता है। बोले तो आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, आप कह रहे हो ये इंड्यूसर नहीं है, ये इनहिबिटर है। देखना, एक्चुअली करता तो ये इनहिबिट ही है, बट जिस केस में इनहिबिट ना कर रहा हो उस केस में खुद से ही जो है प्रोटीन बन जाता है। और इनहिबिट किस केस में नहीं करेगा वो हम आगे देखेंगे। नॉर्मल केस में जहां पे लैक्टोस एब्सेंट है, लैक्टोस क्या है, इसका रेगुलेशन करने वाला जो भी चीज है ना, और जो जीन है वो है आई जीन, या कहें तो रेगुलेटरी जीन, या कहें तो इनहिबिटर है, जो कि रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेशन कर रहा है इसकी। तो नॉर्मल कंडीशन में जब लैक्टोस एब्सेंट है तो क्या करता है, ये आई जीन एक प्रोटीन बनाता है, कौन सा, कहें तो पहले एक mRNA बना लेते हैं ना। ये देखो, ये इसका mRNA है, जो कि क्या है, स्टार्टिंग में मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये कैसा होगा, इनहिबिटर होगा। तो ये है रिप्रेसर, मतलब जो दबा रहा है, रिप्रेस कर रहा है, बनने नहीं दे रहा है। ये है क्या, रिप्रेसर प्रोटीन। अच्छा, क्या ये प्रोटीन है, नहीं, क्या ये प्रोटीन है, अब तो बोल दे, mRNA है, हाँ,
एक मिनट, मैंने तुझे कहा था तूने बोलना नहीं है, तू बोला कैसे है? तू कैसे बोला? मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, रिप्रेसर एमआरएनए है। अब एमआरएनए से कोई ना कोई प्रोटीन बनता होगा, तो ये क्या बना देता है? रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है ना, इसने ये बना दिया रिप्रेसर प्रोटीन, ऐसा बना लो। ये है क्या? रिप्रेसर प्रोटीन। अब जब नॉर्मल कंडीशन में रिप्रेसर प्रोटीन है, तो ये क्या करता है ना, रिप्रेसर प्रोटीन जब बन जाता है तो ये बाइंड करता है ऑपरेटर के साथ, बाइंड्स टू ऑपरेटर। तो ऑपरेटर पे अब क्या आ गया? ऑपरेटर पे अब क्या आ गया? रिप्रेसर प्रोटीन आ गया। ऑपरेटर पे क्या आ गया? रिप्रेसर प्रोटीन। अब मान लो आरएनए पॉलीमरेज आया, वो देख रहा है ऑपरेटर कहाँ है, ऑपरेटर कहाँ है, ऑपरेटर तुम कहाँ हो, कहाँ गया ऑपरेटर? ऑपरेटर को ढूंढ रहा है, व्याकुल हो रहा है। तो ऑपरेटर को ढूंढ रहा है, ऑपरेटर तो हमें दिख ही नहीं रहा, बिकॉज ऑपरेटर को तो ढक लिया किसने? रिप्रेसर प्रोटीन ने। तो अब अगर ऑपरेटर को ढक ही लिया है, तो क्या यहां से ट्रांसक्रिप्शन होगी? नहीं होगी। और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो क्या यहां पे ट्रांसलेशन पॉसिबल है? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो ये लैक ऑपेरॉन का नॉर्मल कंडीशन है, या कहें तो जब लैक्टोस एब्सेंट है। ठीक है ना? तो देखो स्टार्टिंग में जब लैक्टोस नहीं मिल रहा तो ये सब नहीं हो रहा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, इसीलिए हम इसको कहते हैं नेगेटिव ऑपेरॉन। अच्छा, ये पॉजिटिव ऑपेरॉन की तरह भी काम करता है, बट नेगेटिव ऑपेरॉन क्यों कह रहे हैं फिर हम इसको? बिकॉज पॉजिटिव की बात आपके स्कोप से बाहर है, आपकी डिस्कशन के स्कोप से बाहर है। क्यों? आप समझा नहीं सकते? अरे उसकी तो बात ही नहीं है समझाने की, आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि आपके स्कोप से बाहर है, तो हमने क्यों करें हम, है ना? तो देखो इसीलिए हमने इसको क्या कहा? नेगेटिव ऑपेरॉन। ठीक है ना? तो ऐसा भी लिख सकते हो इसको, नेगेटिव ऑपेरॉन, बिकॉज अब कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं आया, प्रोटीन नहीं बना, एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? तो इसको नोट करो, ये है नॉर्मल कंडीशन में जब लैक्टोस एब्सेंट है। नोट कर लो इसको, अभी आधा घंटा ही हुआ है ना, जल्दी से इसको नोट कर लेना। हम आज वैसे तेज तो कर नहीं रहे, तो इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो पा रहा है? शायद मेरा समझाने की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई है। नहीं नहीं, आपको तो समझाना आता ही नहीं, इतना भी सच नहीं बोलना था। अब आगे देखना, मतलब अगर कोई प्रोटीन नहीं बना तो ये 3 प्रोटीन जो यहाँ पे लिखे थे, बीटा गैलेक्टोसिडेस है ना, और वो जो बाकी भी थे ना, तो वो नहीं बनेंगे। अच्छा 1 मिनट, व्हाट्स द टाइम? हाँ ठीक है, अभी तो 32 मिनट ही हुए हैं। है, मैंने कहा थोड़ा सा आंखों पे भलेखा तो नहीं बढ़ गया, तो थोड़ा 32 ही दिखा है ना। हाँ 32 ही हुए हैं अभी। ठीक है, तो अब देखना प्रोटीन कौन कौन से बन रहे थे। एक बन रहा था, अब वही बनेंगे, अब बनेंगे जब लैक्टोस आएगा तो बनेंगे। ठीक है ना, अभी तो लैक्टोस था नहीं, तो कैसे बने? नहीं बने, क्योंकि रिप्रेसर जुड़ गया। अब लैक्टोस आएगा, है ना, तो मैं प्रोटीन्स के नाम दोबारा लिख रहा हूँ। जेड जीन, जेड सिस्टोन है, जेड जीन क्या बनाएगा, और वाई जीन क्या बनाएगा? याद रखना, जिया पिपोजिया, इट्स अ पिपोजिया, जेड वाई ए, ये 3 जीन्स हैं। जेड जीन क्या बनाती थी? बीटा गैलेक्टोसिडेज, जो कि क्या करती है? हाइड्रोलिसिस करती है ऑफ डाइसैकेराइड। कौन सी? डाइसैकेराइड लैक्टोस टू किसमें? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। छोटा छोटा लिख रहा हूं, क्यों? बिकॉज इसी पे मुझे आपको ऑपेरॉन भी समझाना है, मतलब ऑपेरॉन में जब लैक्टोस आएगा वो भी समझाना है। लैक का मतलब क्या? लैक्टोस है। वाई जीन क्या देगी? वाई जीन आपको देगी परमीज। अच्छा, परमीज क्यों देगी वाई जीन? वाई डू वाई जीन गिव्स परमीज? परमीज का क्या काम है? परमीज का काम ये है, मेक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल फॉर लैक्टोज। अरे भाई, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लैक्टोज को अंदर आने नहीं देगी, क्योंकि ये सब तो कहां पे हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है ना। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने लैक्टोज को अंदर ही नहीं आने दिया, सेमी परमिएबल है ना, तो वो परमिएबिलिटी को रोक भी तो सकती है। अगर उसने अंदर नहीं आने दिया, तो क्या ये ऑपेरॉन लैक्टोज को सेंस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर इसने लैक्टोज को सेंस नहीं किया, तो फिर क्या इसका कोई फायदा हुआ?
लैक्टोज आने से मतलब लैक्टोज इसको रेगुलेट कर रहा है, लैक्टोज को ही नहीं आने दिया तो फिर तो एक ही सिस्टम, एक ही केस बनेगा जब लैक्टोज ना हो, मतलब कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। अब लैक्टोज आएगा तो इसको पता कैसे चलेगा, वो सिस्टम अलग है, बट लैक्टोज आने कौन से देगा ये, उसमें वाइजीन, वाइजीन क्या करेगी, परमीएज देगी, और ए जीन ट्रांस एसिटाइलेज। अब मैं फिर से बना रहा हूं वही डायग्राम, है ना, इट्स अ बॉपिपोजिया, ऐसे याद रखा करो कुछ चीजें ना, ट्रिक वगैरह से। इट्स अ बॉपिपोजिया, PIPO, पिपो जिया। फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, ऑपरेटर इंड्यूसर नहीं है, इनहिबिटर है ना, इनहिबिटर क्यों, बिकॉज ये, अच्छा वाई आई इज आई जीन, या वाई आई जीन इज नोन एज वाई रेगुलेटरी जीन इज नोन एज इंड्यूसर इनहिबिटर जीन, बिकॉज ये एक्चुअली नॉर्मल कंडीशन में जब लैक्टोज ना मिल रहा हो हमारी बॉडी में, या हमारी बॉडी में प्रोकैरियोट्स में, तो क्या कर रहा है, इंड्यूस ही तो कर रहा है, होने थोड़ी दे रहा, और इनहिबिट तो कर रहा है, होने थोड़ी दे रहा है, इंड्यूस थोड़ी कर रहा है, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, फिर से वही रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। क्या ये रिप्रेसर प्रोटीन है, नहीं, ये रिप्रेसर mRNA है, जो कि फर्दर क्या बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, ये रहा रिप्रेसर प्रोटीन। पर इस बार लैक्टोज प्रेजेंट है, तो क्या लैक्टोज इसके साथ जुड़ जाएगा, नहीं, इसके साथ तो कौन कौन इसको रिकॉग्नाइज करता है, मतलब इसकी मास्किंग नहीं होगी, इसको कोई ढकेगा नहीं, क्यों नहीं ढकेगा, ये कहां जाएगा, इस पे आ जाएगा लैक्टोज, और ये मैंने बना दिया लैक्टोज, ये देखो ये आ गया क्या, लैक्टोज, दिख रहा है प्रॉपर, जी हाँ प्रॉपर ही दिख रहा है। अच्छा मेरे ख्याल से आज आपको बोर्ड यहाँ तक दिख रहा होगा, बिकॉज ये तो मैंने मार्क लगाया था तो पिछली बार का है, हाँ जी आज आपको इससे नीचे तक बोर्ड दिख रहा है। तो ये क्या है, लैक्टोज इसके साथ जुड़ जाएगा, और अब ये क्या है, इनएक्टिव हो गया, अब ये इसको इंड्यूस नहीं कर पाएगा, अब ये जो है नहीं होगा। अब अगर इसने ऑपरेटर को ढका ही नहीं, तो क्या हुआ, यहां से क्या कौन आया, आरएनए पॉलीमरेज, उसने देखा ऑपरेटर है, ऑपरेटर दिख गया, तो क्या होगा, वो ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा, तो इससे क्या बन जाएगा, लैक mRNA, और लैक mRNA से क्या बनेंगे, प्रोटीन्स। Z वाला कौन सा प्रोटीन बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज, बोला इतनी जल्दी तो हमने कहीं नहीं पढ़ा लैक ऑपेरॉन। Y वाला कौन सा बनाएगा, परमीएज, और ए जीन कौन सा बनाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज। अब देखो जहां पे आपके ये प्रोटीन्स बन रहे हैं, मतलब ऑपेरॉन को क्या मिला, मतलब ऑपेरॉन को लैक्टोज मिल गया, लैक्टोज ने ऑपेरॉन को मिलके क्या किया, रेगुलेटरी जीन के साथ बाइंड कर गया, रेगुलेटरी प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़ गया, और उसने इसको आगे जाने नहीं दिया, बाइंड नहीं करने दिया आगे किसी के साथ, बिकॉज अब ये बाइंड तो हो गया, अब ये इसका इनएक्टिव हो गया, अब ये है ना, अब रिप्रेसर प्रोटीन, ये क्या हो रहा है तुम्हें, ये मुझे कुछ नहीं हो रहा, ऐसे थोड़ा फंबल हो जाता है बीच में बोलते बोलते, है ना। ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो अब इसके साथ मास्क नहीं होगा, इसको मास्क नहीं करेगा, और अब मास्क नहीं हुआ तो इसको आइडेंटिफाई कर लेगा आरएनए पॉलीमरेज, और वो क्या करवा देगा, ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, लैक mRNA बन गया, लैक mRNA से ट्रांसलेशन हो जाएगी, ताकि क्या बन जाए, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज, ये चीजें बन जाएं, इसीलिए कहते हैं बॉपिपोजिया। ओके, सो आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू, एंड अब आगे मुझे आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ बताना है ना, वो भी बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। आई होप सो आपने इसको नोट कर लिया होगा। कितना मिनट हो गया, 39, तो 40 मिनट लगभग हो गए हैं, बिल्कुल सही चल रहा है कार्यक्रम हमारा, बिल्कुल सही चल रहा है कार्यक्रम हमारा, मिले सुर हमारा तुम्हारा, चल पड़े कार्यक्रम सही हमारा तुम्हारा। ये क्या हो रहा है आपको, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, बट तुम्हें जरूर हो जाएगा, अगर दोबारा मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो थप्पड़ जरूर लग जाएगा, वाह 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 वाह। अब देखना, स्विच ऑन स्विच ऑफ, लैक ऑपेरॉन में दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो स्विच ऑन हो या तो वो स्विच ऑफ हो। स्विच ऑन मतलब प्रोटीन बन रहे हैं, और स्विच ऑफ मतलब प्रोटीन नहीं बन रहे।
अगर वो स्विच ऑन है, इफ इट इज स्विच ऑन, मतलब क्या लैक्टोज आया कि नहीं आया? तो लैक्टोज आया, लैक्टोज आया, और इसमें लैक्टोज नहीं आया। अब आपको एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से इसी पेज पे जहां पे ये डायग्राम वगैरह बना था, नीचे एक इटैलिक्स में दिया होगा एक क्वेश्चन टाइप सा कि ये लैक्टोज कब तक प्रोटीन बनाता रहेगा। थोड़ा सा लैक्टोज चाहिए, थोड़ा सा लैक्टोज चाहिए बस आपको। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, परमीएस बनता रहेगा नॉर्मल कंडीशन में ही हो। देखो ये मैं लिखवा भी देता हूं, जीन वाई कंटिन्यूज टू फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं, हार्मोन की डेफिनेशन में लास्ट पे आता था यार टर्म ये वाला, ट्रेस अमाउंट। हाँ, ट्रेस अमाउंट्स ऑफ परमीएज, परमीएज बनाता जाएगा, सो दैट इवन इफ a little lactose is available, अगर हल्का सा लैक्टोज भी अवेलेबल हो तो फिर क्या होगा उस लैक्टोज से? द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गई, ट्रांसलेशन हो गई, हेंस मोर परमीएज, और परमीएज बनेगा तो सारा ही परमीएबल हो जाएगा ना, वो तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मोर परमीएबिलिटी, मोर परमीएबल, ज्यादा परमीएबल हो गया तो ऑल लैक्टोस इनसाइड, सारा लैक्टोस अंदर आ जाएगा। अब इस लैक्टोस को क्या हो रहा है, लैक्टोस को तोड़ा भी तो जा रहा है। कौन तोड़ रहा है? बीटा गैलेक्टोसिडेज जो बन रहा है ना, जो लैक्टोस अंदर आ रहा है वो टूट भी रहा है साथ साथ में। So all this process will be, all this will continue until, सारा ये तब तक चलेगा until all the lactose is not over। ओवर कह लो या यूज कह लो, है ना, ये है, तब तक ही चलता जाएगा। और जीन वाई इसीलिए कहते हैं कि जो लैक ऑफ पेरोन है वो चाहे आप मतलब इनएक्टिव स्टेज में हो, है ना, इनएक्टिव स्टेज में भी वो हल्का सा, उसको थोड़ा सा भी जीन वाई को क्यों एक्टिव होना पड़ता है? बिकॉज अगर जीन वाई एक्टिव ही नहीं होगा तो वो सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल ही नहीं बना पाएगा। तो इसको सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाना है तो ये बिल्कुल ट्रेस 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 छोटी छोटी अमाउंट में अपना जो है प्रोटीन देता जाता है, रिलीज करता जाता है, जिससे क्या होगा, सेल का मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल बन रहा है, परमीएज से परमिएबल बन गया, परमिएबल बन गया, है ना, परमिएबल बन गया, लैक्टोज थोड़ा ज्यादा आ गया अंदर, लैक्टोज ज्यादा आ गया तो लैक्टोज ज्यादा आने से स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑन होने से आपको प्रोटीन मिल रहे थे, एक प्रोटीन आपके पास परमीएज भी था, तो परमीएज और ज्यादा बन रहा है, परमीएज और ज्यादा बनेगा तो सेल मेम्ब्रेन और ज्यादा परमिएबल होगी, मतलब सारा लैक्टोज अंदर आ जाएगा, है ना, और सारा लैक्टोज अंदर आ गया तो अब लैक्टोज का टूटना भी तो साथ साथ चल रहा है। कौन कर रहा है? वो बीटा गैलेक्टोसिडेज, तो कौन बना रहा है? जेड जीन, है ना, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज उसको तोड़ भी रही है। तो जब तक वो लैक्टोज यूज ना हो रहा हो पूरा एनर्जी के लिए, ग्लूकोज के लिए, तब तक ये प्रोसेस चलता जाएगा। एक बार अगर लैक्टोज सारा कुछ यूज हो गया तो फिर ये प्रोसेस बंद हो जाएगा और यहीं पे स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर लैक्टोज नहीं आ रहा तो फिर से वो रिप्रेसर जाके ऑपरेटर को बाइंड करके रखेगा फिर से, है ना, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या अब आपको बंटी जी ये समझ आया? आपने पहले देखा है क्या? सारा लेक्चर पूरा ध्यान से सुना है सब कुछ जो मैंने आपको बताया? हाँ हाँ, मैंने तो आपके सामने बैठ के सुना है। आज आज तो आप कह ही नहीं सकते कि मैंने सुना ना हो। तो क्या तुम्हें ये सब समझ आया? हाँ समझ तो आया, पर मैंने पिछले लेक्चर देखे नहीं थे इसलिए थोड़ा कम ही समझ आया। हाँ तो वो तो होना ही था, बिकॉज आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे थे तो थोड़ा कम ही समझ आएगा। अब नेगेटिव फीडबैक वो मैंने आपको बता दिया ना, नेगेटिव वाला। एक मिनट, इसको मैं हल्का सा नीचे कर रहा हूँ ताकि आप देख सको नीचे वाला भी, है ना। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। मैं इसको फिर से ऊपर कर देता हूँ, ऊपर करते करते साइड पे ना हो जाए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया। कितना टाइम हुआ? 45 मिनट, है ना। तो मुझे आपको क्या बताना है? अभी मैंने चौक क्यों उठाई तो मैं आपको जस्ट बोल के बता देता हूँ। देखना, जेड वाई ए जीन जो थी वो बड़े आराम से कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रही थी। पहले तो वाई जीन जो है कंटिन्यूअसली काम करती जा रही है, ट्रेस अमाउंट में लैक्टोज परमीएज जो है वो रिलीज करती जा रही है, उससे लैक्टोज अंदर आएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज भी एक्टिव हो जाएगी, है ना, ट्रांस एसिटाइलेज भी एक्टिव हो जाएंगे और काम बढ़ेगा, है ना। तो सब कुछ बहुत कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहा है।
इसी से आपको क्या पता चलता है कि बाकी ऑपेरॉन्स में भी ऐसे ही जो सिस्ट्रॉन्स हैं, पॉलीसिस्ट्रॉन्स हैं, या कहें तो जो आपके पास ये जो है स्ट्रक्चरल जीन, ये इसी तरह से कई सारे सिस्टम्स में बटी होती है, जो जीन्स या जो जीन्स है वो बहुत कोऑर्डिनेटेड मैनर से काम करती हैं। विद दिस आपका लैक ऑपेरॉन वाला टॉपिक जो है मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब आपको जो होमवर्क मैं बता देता हूँ, या पहले होमवर्क बाद में देख लेंगे, पहले मैं आपको एनसीईआरटी रीड करवा देता हूँ। लिख देता हूँ ऊपर, डीपीपी नंबर है, कहाँ तक दी थी कल मैंने, मेरे ख्याल से 8th डीपीपी तक दे दी थी, तो वही आपको वही करोगे, बिकॉज एचजीपी की कोई डीपीपी आपको नहीं मिलेगी ना, तो उस दिन आपको ये दूंगा मैं। रिवाइज करना है, ओए डीपीपी नंबर और क्लास नोट्स बनाने हैं। और ओपेरॉन बहुत डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, देख लो आपको मैंने आसानी से समझा दिया। अगर किसी ने ये लेक्चर प्रॉपर देखा होगा, उसको मान लो कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है, फिर भी वो कर लेगा। अब आप अपनी एनसीईआरटी को ओपन करिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बंटी जी, एनसीईआरटी खोलिए। मेरी एनसीईआरटी तो आप ले गए। अरे भाई ये मेरी एनसीईआरटी है। ओ माय गॉड, ये तो बेनाम है। पर देखो इसमें मैंने एसयू लिखा है, एसयू। एसयू का मतलब है सुमित। अब कोई कुछ और ना बोले तो प्लीज बेटर है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की एनसीईआरटी रीडिंग। देखना, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन 115 पेज, खोलिए इसको जल्दी से। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट मे अकर एट वेरियस लेवल्स। कई जगह पे हो सकती है, कई लेवल पे हो सकती है। कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, एक जीन के एक्सप्रेशन से क्या बनता है? एक प्रोटीन बनता है। It can be regulated at several levels. In eukaryotes, the regulation could be exerted at. Eukaryote की बात कर रहे हैं हम, हमारे में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कहाँ पे हो सकती है। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्रोसेसिंग लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग वाले टाइम पे हो सकती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट हो रहा है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, वहां पे भी हो सकती है। और ट्रांसलेशनल लेवल पे भी हो सकता है ये रेगुलेशन। ठीक है, ऑफ जीन एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट देखना, the genes in a cell are expressed to perform a particular functions or a set of functions। जो मैंने आपको बताया था कि एक जीन क्यों बनती है, कोई फंक्शन करने के लिए बनती है। प्रोटीन क्यों बनता है? किसी फंक्शन के लिए बनता है। देखो एग्जांपल, if an enzyme called beta galactosidase is synthesized by E. coli, it is used to catalyze the hydrolysis of a disaccharide lactose into galactose and glucose। लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने में मदद करता है और उसको कैटेलाइज कर देता है। द बैक्टीरिया यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बैक्टीरिया उस ग्लूकोज को एनर्जी के सोर्स की तरह यूज करती है। अगर उसको ग्लूकोज मिल जाए डायरेक्ट तो वो लैक्टोज को तोड़ेगा नहीं, उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं, तो वो बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोटीन नहीं बनाएगा, एंजाइम नहीं बनाएगा। देखना, hence if the bacteria do not have lactose around them to be utilized for energy source, they would no longer require the synthesis of enzyme beta galactosidase। अगर उसके पास लैक्टोज है ही नहीं तो लैक्टोज को तोड़ेगा कैसे, और उसको तोड़ेगा नहीं तो उसके क्या इस बीटा गैलेक्टोसिडेज की जरूरत है? नहीं है। Therefore, in simple terms, the expression of gene it is the metabolic, physiological and environmental condition that regulates the expression of gene। बता दिया गया है। The development and differentiation of embryo into adult are also a result of coordinated regulation of expression of several genes। ये तो पता ही है आपको, है ना। In prokaryotes, control of the rate of transcriptional initiation is the predominant site for control of gene expression। तो मैंने आपको बताया ही है, ट्रांसलेशन नहीं, इसमें ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आपके ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन मेनली, बिकॉज इनिशिएट कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज, तो हम उसी को रोक दे रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा हमने? नेगेटिव कहा। और इसीलिए हमने क्या कहा कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे प्रोकैरियोट्स में होता है। इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रमोटर इज इन टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विद एक्सेसरी प्रोटीन्स। एक्सेसरी प्रोटीन्स वगैरह जो है वो रेगुलेट करते हैं उसको। कौन से प्रोटीन है? रिप्रेसर प्रोटीन, वही तो कंट्रोल कर रहा था। विच अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द स्टार्ट साइट। अगर वो रिप्रेसर प्रोटीन उसके साथ बाइंड करेगा तो वो स्टार्ट साइट को नहीं ढूंढ पाएगा ना आरएनए पॉलीमरेज। तो यही कहा इन्होंने। द एक्सेसिबिलिटी, नहीं एक मिनट, दीज रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। पॉजिटिवली कैसे? जब एक्टिवेट कर रहा हो, और नेगेटिवली कैसे? जब क्या कर रहा है? रिप्रेस कर रहा है। तो हमने रिप्रेसिव तो पढ़ा, रिप्रेसर क्या कर रहा था? रिप्रेस ही कर रहा था, है ना। The accessibility of promoter region of prokaryotic DNA is in many cases regulated by interaction of protein with sequences terms operators। दोबारा से पढ़ रहा हूं मैं, देखना। accessibility of promoter region, जो promoter region है उसको accessibility कौन दे रहा था? तो उसको कौन किसको recognize कर रहा था? आरएनए पॉलीमरेज, वही दिया है इन्होंने। regulated by interaction of proteins with sequences, आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ, कौन से सीक्वेंस के साथ इंटरेक्ट कर रहा था? ऑपरेटर्स, वही कहा है इन्होंने। द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट इन मोस्ट ऑपरेरॉन्स एंड इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर बाइंड द रिप्रेसर प्रोटीन। और ज्यादातर में रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ जाता है तो वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा।
ठीक है। ईच ऑपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। देखो ये एनसीईआरटी की लाइन भी है, बंटी ने भी पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो बंटी पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑपेरॉन इज प्रेजेंट ओनली इन लैक ऑपेरॉन, लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन लैक ऑपेरॉन एंड इट इंटरेक्ट स्पेसिफिकली विद लैक रिप्रेसर ओनली। तो जो रिप्रेसर है वो लैक रिप्रेसर है ना, बिकॉज अगर उसके साथ लैक्टोज जुड़ जा रहा है तो क्या वो रिप्रेस कर पाएगा? नहीं, इसलिए क्या कहा? लैक रिप्रेसर कहा। द लैक ऑपेरॉन, द एलुसिडेशन ऑफ द, ये डिस्कवरी वगैरह तो ये आप खुद ही करना है ना, डिस्कवरी वगैरह मैं आप इतना थोड़ी बताऊंगा। The elucidation of lac operon was also a result of close association between a geneticist Francois Jacob and a biochemist Jacques Monod. They were the first to elucidate the transcriptionally regulated system. In lac operon, lac refers to lactose. A polycistronic structural gene is regulated by a common promoter, एक ही promoter है, and regulatory genes. Such arrangement is very common in bacteria and is referred to as operon. तो मैंने आपको बता दिया operon क्या है, पूरा जो सिस्टम बनाया था वो operon ही था। To name few such examples, lac operon, TRP operon, AA, ARA operon, है ना, HIS operon, valine operon, सब हैं देखो। The lac operon consists of one regulatory gene, I gene. I gene का क्या मतलब है? Do not refers to inducer, refer to whether it is derived from the inhibitor term। देखो दिया हुआ सब यहाँ पे। And the three structural genes ZYA, the I gene codes for repressor of the lac operon। I gene क्या कर रहा था? रिप्रेसर बना रहा था ओपेरॉन के लिए। रिप्रेसर जब जुड़ेगा ऑपरेटर के साथ तो नहीं करवाएगा कुछ भी, है ना, तो ये देखो यही है। I gene codes for repressor, Z gene codes for beta galactosidase which is primarily responsible for the hydrolysis of disaccharide lactose into monomeric units, galactose and glucose. Y gene codes for permease which increases the permeability of the cell membrane ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइड, बीटा गैलेक्टोसाइड्स। वही है कि लैक्टोज को अंदर आने देगा तो बीटा गैलेक्टोसाइड ज्यादा बनेगा, ठीक है ना। द ए जीन कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, हेंस ऑल द थ्री जीन्स प्रोडक्ट्स in lac operon are required for the metabolism of lactose. In most other operons as well, the genes present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway। अब देखो ये जो डायग्राम है ये हम बाद में देखेंगे, पहले जो नीचे है ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ, है ना। Lactose is the substrate of the enzyme beta galactosidase and it regulates switching on and off। switching on और switching off को कौन रेगुलेट कर रहा था? लैक्टोज। स्विच ऑन कब होगा? जब लैक्टोज है। ऑफ कब होगा? जब लैक्टोज नहीं है। Hence it is termed as inducer in the absence of a preferred carbon source such as glucose. If lactose is provided in the growth medium of bacteria, lactose is transported into the cell through the action of permease। permease उसको अंदर भेज देगा। A very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time, otherwise lactose cannot enter the cell। मैंने आपको बताया था permease trace amounts में बनता जाएगा। The lactose then induces the operon in the following manner। कैसे देखना? The repressor of the operon is synthesized all the time constitutively from I gene। तो I gene तो repressor हमेशा बना के रखेगा, है ना। The repressor protein bind to operator and prevent RNA polymerase from transcribing the operon। उसको ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टोज, ये इंड्यूसर है, अगर लैक्टोज आ जाए उसके साथ बाइंड कर जाए रिप्रेसर प्रोटीन के साथ तो वो नहीं कर पाएगा ना। द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर। दिस अलाउज आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रोमोटर। प्रोमोटर को भेज देगा, ऑपरेटर तो मिल जाएगा उसको और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड हो जाएगी। एसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन कैन आल्सो बी विजुअलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट, है ना। एंजाइम बन रही है तो लैक ओपेरॉन का जो हम देख रहे हैं तो एंजाइम को ही रोक रहा है बनने से, या रोक रहा है या करवा रहा है। रिमेंबर ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर्स फॉर लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन है तो लैक्टोज ही होगा ना, डायरेक्ट ग्लूकोज और वो नहीं होगा, है ना। कैन यू थिंक फॉर हाउ लॉन्ग द लैक ओपेरॉन वुड बी एक्सप्रेस्ड in the presence of lactose? जब तक लैक्टोज सारा यूज ना हो जाए। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन बिकॉज वो रोक रहा है। लैक ओपेरॉन इज अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन आल्सो, बट वो हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन पे इस लेवल पे नहीं है। अभी ऊपर जो डायग्राम बना है इसको ध्यान से देखना, क्या है सबसे ऊपर वाला, जब लैक ओपेरॉन लैक्टोज नहीं आया, रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। सेकेंडली इनएक्टिव रिप्रेसर हो गया, इंड्यूसर आया। इंड्यूसर कौन है? ये इंड्यूसर कौन है? ये इंड्यूसर लैक्टोज है। आया लैक एमआरएनए बना और
आपको सारे एंजाइम्स जो है वो मिल गए। स्विच ऑन स्विच ऑफ सब कुछ हमने कवर कर लिया है। सो विद दिस योर लेक्चर इज कंप्लीट नाउ। अच्छा, अब मैं कुछ कमेंट देख लेते हैं आपके। ओ यार, आज मेरे ख्याल से टैब बाहर रह गया। ओ यार, टैब इज आउटसाइड, तो फिर मैं बाहर अभी नहीं जाऊंगा, है ना। तो अभी रहने देते हैं आज के कमेंट्स, है ना। टुडे लेट्स ड्रॉप द आइडिया फॉर रीडिंग द कमेंट्स। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ जी, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।